हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है सीरीज़ इस पे चली हुई है। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा जिसमें हमने बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग, उसके बारे में जो सोर्सेज हैं वो सब हमने एक्सप्लेन किया है। हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड क्रेडिट। पहले इसका मीनिंग देखो, ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से क्रेडिट का टाइम एक्सटेंड कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। अब देखो मतलब कि मानो आपने कुछ खरीदा, देखो लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्रेडिट आपको कब मिलने वाला है, जब आप उससे कुछ परचेज करते हो। मतलब कि आपको देखो हमने क्या देखा था कि बिजनेस फाइनेंस में हमें दो टाइप की रिक्वायरमेंट थी। एक फिक्स रिक्वायरमेंट थी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकंड थी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी जो हम ये है ना ट्रेड क्रेडिट, इसमें मानो कि तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और आपको रिक्वायरमेंट भी किसकी है, गुड्स की, रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो आपने कहीं से उधार में खरीद लिया, वो जो रॉ मटेरियल था जिससे आपने प्रोडक्शन करना है, वो मटेरियल तुमने कहीं से उधार में परचेज कर लिया। ओके, तो ये जो उधार में परचेज किया है आपने, यही क्या है, ट्रेड क्रेडिट है। तो ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अदर। एक ट्रेडर किसको कर रहा है, दूसरे को दे रहा है क्रेडिट पे फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बदले में, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर ऑफ गुड्स। देखो जिसने सामान परचेज किया है, जो बायर ऑफ गुड्स है, वो ही क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मतलब कि और अकाउंट पेबल, वो जो आपने पढ़ा है बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेम चीज है। तो ये क्या बोल रहा है कि बायर के लिए इट अपेयर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ द बायर ऑफ गुड्स एज सन्ड्री क्रेडिटर्स। बायर क्या लिखेगा उसको, देखो जिसने खरीदा उसके लिए वो क्रेडिटर हो गया है, तो बायर क्या लिखेगा उसको, सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में लिखेगा। फिर आपको कि ट्रेड क्रेडिट क्यों, मतलब इसके फायदे क्या हैं, तो देखो ट्रेड क्रेडिट इज ए कन्वीनियंट एंड कंडीशनल सोर्स ऑफ फंड्स। अब आपको चाहिए ही क्या, रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल तुम कहीं से पहले फाइनेंस लेके आओगे, मतलब पैसा लेके आओगे, उसके बाद में रॉ मटेरियल परचेज करोगे। इससे अच्छा तो तुम रॉ मटेरियल को ही उधार में ले लो ना। ये हो गया कि ट्रेड क्रेडिट इज कन्वीनियंट एंड कंडीशनल सोर्स ऑफ फंड। सेकेंड, इट मे बी रेडली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। ये किसके लिए अवेलेबल है, ये किसके लिए अवेलेबल है, जो सेलर का नोन है। तो तुम मतलब हमेशा से, क्योंकि आपने बिजनेस कर रखा है तो आपका नोन हो जाते हैं वो, जहाँ से आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो क्या है, आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। सेकंड आ जाता है आपका, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। अब देखो जनरली क्या होता है कि अगर आप कहीं भी पैसे लेने जाते हो, फंड लेने जाते हो, फाइनेंस लेने जाते हो, तो वो तुम्हारी कोई असेट्स रख लेता है, कोई सिक्योरिटी रख लेता है। एज ए सिक्योरिटी वो कुछ ना कुछ रखता है पैसे देने वाला, कि इन फ्यूचर अगर आप पैसे नहीं दे सकते या पैसे नहीं दे पाओगे तो वो अपना पैसा कहाँ से रेज करेगा, इसके लिए वो एक सिक्योरिटी रख लेता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो ट्रेड क्रेडिट है, कोई भी असेट्स के ऊपर चार्ज नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ये असेट्स मेरी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। आगे, इट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि अब उधार में लेके आ रहे हो तो उसका तो क्या है, सेल्स तो इंक्रीज हो ही रही है। ये आपके ट्रेड क्रेडिटर्स के मेरिट्स हैं, फायदे। अब आ जाओ लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स में इंड्यूस ए फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच में एड टू द रिस्क टू ऑफ द फर्म। देखो अब कभी कभी क्या होता है, तुम उधार में बेच रहे हो, सामान उधार में बेचे जा रहे हो, सामने वाला खरीदे जा रहा है। एक टाइम के बाद में क्या है, वो मान लो 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया और अब भाग्य गायब हो गया, तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, तुम्हारे बिजनेस के लिए रिस्क हो जाती है। आगे, ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट से क्या है, तुम लिमिटेड अमाउंट ही क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। मतलब पैसे तुम्हें कौन से मिल सकते हैं, लिमिटेड पैसे ही मिल सकते हैं। आगे आता है,
इट इज़ जनरली ए कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सोर्स ऑफ राइजिंग मनी। और अगर आप कंपेयर करते हो अदर सोर्सेज से तो ये तुम्हारे थोड़ा सा क्या है, कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि देखो उधार में खरीदे हो तो तुम्हें डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा। परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टरिंग। फैक्टरिंग की मीनिंग देखने से पहले, और ये बहुत अजीब सा जो लिखा हुआ है उसको जानने से पहले आप ये एक स्टोरी सुनो। इस स्टोरी में क्या है कि मैंने अपना सामान, अपने गुड्स किसी को सेल किए, ओके, और किसी दूसरे ने वो परचेज़ कर लिया। ऑब्वियसली अगर मैं सेल कर रही हूँ तो किसी को सेल ही करूँगी, तो कोई परचेज़ करेगा। उसने मुझे एक बिल लिख के दे दिया कि मैं आपको 5 महीने के बाद में ये पैसे दे दूँगा, और मैंने भी उसको बिल लिख के दे दिया कि इतने इतने पैसे हैं और आप साइन कर दो इस पर। तो मैंने तो क्या लिखा, BR, मेरे लिए तो क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल डेटर बन गया। और जिसने परचेज़ किया है उसके लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल। ओके, अब मानो मुझे 5 महीने से पहले पेमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, वो बिल उठाऊँगी, बैंक के पास जाऊँगी कि ये बिल पकड़ो और मुझे पैसे दे दो जितने का ये बिल है। और 5 महीने का टाइम था इसका, 2 महीने बाद ही आ गई मैं, तो 3 महीने बाद में आप जिसने ये बिल लिखा है उससे ले लेना पैसे। परफेक्ट। मतलब मुझे पैसे चाहिए थे 2 महीने में, लेकिन बिल लिखा कितना गया था, 5 महीने का। तो बैंक मुझे क्या करेगा, पैसे दे देगा, और 3 महीने बाद में सामने वाली पार्टी से, जिसने मतलब उधार में लिया था, उससे पैसे ले लेगा। तो ये जो बैंक है ना, बैंक, यही फैक्टर बन गया है किसके बीच का, क्लाइंट के और मतलब मेरे सेलर के और बायर के बीच का जो फैक्टर बन गया है पेमेंट करवाने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टरिंग। परफेक्ट। अब देखो क्या है, फैक्टरिंग मीन्स अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फाइनेंशियल का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अभी एग्जांपल समझाया है, बिटवीन द फैक्टर एंड द क्लाइंट, फैक्टर और क्लाइंट के बीच में, इन विच द फर्म, अपन तो क्या हो गए उसके क्लाइंट, क्योंकि अपन पैसे लेके आ गए हैं, गेट एडवांस इन रिटर्न फॉर रिसीवेबल फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टर। अब देखो मैं तो क्या हो गई हूँ, क्लाइंट हो गई हूँ, और जहाँ से मैंने पैसे लिए, मतलब मैं बैंक के पास गई, बोला ये बिल लो, तो बैंक क्या हो गया आपका, फैक्टर। ओके, इट इज़ अ टेक्निक। ये टेक्निक कैसी है, इन विच देयर इज एन आउट राइटिंग सेलिंग ऑफ ट्रेड डेब्ट्स बाय अ फर्म टू अ थर्ड पार्टी, लाइक फैक्टर इज डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखो ऐसे नहीं है कि मैंने 50,000 का लिखवाया था और मैं गई बैंक के पास में कि ये लो 50,000 रुपये दे दो मुझे, तुम्हें थोड़ी ना वो पूरे 50,000 दे देगा, तुम्हें बीच में चाहिए ना, फिर उसको क्या प्रॉफिट हुआ, ऐसे थोड़ी ना वो समाज सेवा करने के लिए बैठा हुआ है। तो क्या करेगा, तुम्हें थोड़े पैसे डिस्काउंट करके देगा, बोलेगा 50,000 का बिल है, ठीक है 48,000 ले जाओ। अब अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं 48,000 लेके आ जाऊँगी, 2,000 रुपये उसका प्रॉफिट। तो ये फैक्टरिंग की एक प्रोसेस है कि आप एडवांस में पैसे ले सकते हो। अब देखो कैसे कैसे होती है ये होती है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। द फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑल। फैक्टर कौन है, अब देखो फैक्टर है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक समझ लो तुम, बैंक है फैक्टर। तो द फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑल द क्रेडिट information and debt collection from the buyer and provide information about the bad debts of the firm। क्या कह रहा है कि अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बैंक की। बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि मुझसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेगा उसकी जो बायर है, क्योंकि अब बैंक को पैसे किससे लेनी है, बायर से लेने हैं, ठीक है। अब वो सारे पैसे लेने जाएगा 3 महीने बाद में बायर के पास, तो उसके पास में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन किससे ले लेगा, सेलर से ले लेगा। अब वो देखो बायर के पास गया कि लाओ इतने पैसे, आपका जो उस जिससे आपने खरीदा था उसको मैंने दे दिया, आप मुझे दे दो। अगर वो मना कर देता है, नहीं देता है ही नहीं मेरे पास, तो पैसे ख़त्म हो गए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैंक किसके पास आ जाएगा, मेरे पास वापस आ जाएगा, मतलब सेलर के पास वापस आ जाएगा कि वो तो बैड डेब्ट्स हो गए, तुम मुझे मेरे पैसे वापस दो। ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आगे, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट कौन हूँ, मैं हूँ, तो मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है उसके पास में पूरी रहेगी। फैक्टर्स हैव लार्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑफ द फर्म विच कैन बी यूजफुल फॉर द बिजनेस विद कस्टमर हैविंग पुअर पेमेंट रिकॉर्ड। अगर मतलब देखो अब ये क्या बोल दिया कि बैंक के पास में मेरी पूरी डिटेल है कि मैं हर बार जाती हूँ अपना बिल डिस्काउंट करवा के आ जाती हूँ। अब बैंक को पता चल गया 10-15 बार में कि इनके तो हर बार ही क्लाइंट पैसे नहीं देते और बहुत नाटक हो जाते हैं, वापस इनके पास जाके लेके आने पड़ते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी क्या है, फैक्टर के पास में ऑलरेडी रहती है। अब इसके मेरिट देखो कि मेरिट क्या क्या है। चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये क्या है, चीप सोर्स है किसका, फाइनेंस का। परफेक्ट।
देखो, ऑब्टेनिंग फंड थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन फाइनेंसिंग थ्रू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट। तो बैंक से लोन लेने से तो अच्छा वही है ना कि तुम डिस्काउंटिंग करवा लो अपना। तो पहला तो हो गया चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। आगे फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, तुम्हें 5 महीने का उसने लिख के दिया था, तुम्हें 2 महीने में ही चाहिए तो तुम फैक्टर से जाके करवा के लेके आए, फ्लेक्सिबल हो गया। देखो, फैक्टरिंग एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस इज फ्लेक्सिबल एंड इनसिक्योर कैश फ्लो फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। ठीक है, मतलब ये है तो, लेकिन ये इनसिक्योर, फ्लेक्सिबल तो है लेकिन इंश्योर से। नो चार्ज ऑन असेट्स, असेट्स पे चार्ज है नहीं। मतलब ऐसे तो वो बोल नहीं रहा है कि बैंक वाला कि भाई नहीं, पहले आप 50,000 तुम आपको दे दूंगा, लेकिन आप कोई असेट्स मेरे पास रख के जाओ एज अ गारंटी, नहीं दिया तो ऐसे कोई नहीं, तो आपके असेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। फैक्टरिंग डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट, सो नो वन कैन क्लेम द असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के असेट्स पे आप कोई क्लेम कर नहीं सकता। आगे आता है आपका कंसंट्रेशन ऑन कोर इशू। द क्लाइंट कैन कंसंट्रेट ऑन द कोर इशू ऑफ द बिजनेस एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज टेकन अप बाय द फैक्टर। अब क्या कर रहा है बिजनेसमैन को, क्या हो गया, बिजनेसमैन हो गया फ्री, क्योंकि उसके दिमाग में ये हेडक नहीं रही है कि मैं अपने क्रेडिटर से कैसे पैसे लेके आऊँ, देंगे वो, डेटर से कैसे पैसे लेके आऊँ, देंगे नहीं तो क्या होगा। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फैक्टर ने उठा ली है, हम निकलवा लेंगे पैसे, आप तो अपने जो मेन मुद्दे हैं ना उन पर ध्यान दो। तो कंसंट्रेशन ऑन कोर इशू। अब डीमेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स तो मतलब ध्यान रखना है, तुम्हें जिसकी मेरिट है उसके डीमेरिट भी हैं। डीमेरिट ऑफ फैक्टरिंग, एक्सपेंसिव सोर्स, भाई महंगा पड़ता है थोड़ा सा। देखो, दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव व्हेन द अमाउंट रेज इज स्मॉल। मतलब मानो कि बैड डेप्ट्स हो गए तो एक बार तो तुमने पहले पेमेंट कर दिया, उसको दोबारा भी पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर हायर इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा लेगा ही, वो बैंक फ्री में थोड़ी ना तुम्हें काम करके देगा। द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर इज जनरली अवेलेबल एट ए हायर इंटरेस्ट देन द यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो नॉर्मल होती है ना उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, क्योंकि पैसे प्रोवाइड करवा रहा है ना यार, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है आपको। आगे कन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी लड़ाई हो जाती है फैक्टर के बीच में, मतलब मेरे और बैंक के बीच में, कि क्यों नहीं लेके आए आप उससे पैसे, अब 5 महीने बाद में आपके होंगे, अब आपको वो नहीं दिया तो मैं क्या करूँ, मुझे तो चाहिए थे पैसे, से लड़ाइयाँ हो जाती है। देखो, द फैक्टर इज़ अ थर्ड पार्टी। फैक्टर तो क्या है, बायर और सेलर के बीच की थर्ड पार्टी है टू द कस्टमर, एंड सो द कस्टमर में नोट एग्री टू द टर्म लेड डाउन बाय द फैक्टर विच में रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। क्या बोल रहा है, मान लो कि फैक्टर बैंक जाए किसी के पास में कि लाओ शालिनी ने आपको पैसे दिए थे, तो वो सामान दिया था उसके पैसे दो, और वो कस्टमर मना कर दे, मैं जानता नहीं आपको, मुझे क्या पता, मैं तो जिससे सामान लेके आया था उसी को ही दूंगा। तो यहाँ पे क्या, ये लड़ाइयाँ हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लीज फाइनेंसिंग। हाँ, तो लीज फाइनेंसिंग क्या है, लीज मतलब उससे अभी पहले स्टोरी सुन लो फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। लीज फाइनेंसिंग इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। ये कौन सा एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है भाई। इस मतलब एक है कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब होता है, मतलब कि तुमने किसी को बोला मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, और ये मशीन है ना, ये तू गिरवी रख ले यार, फिर मुझे 10 दिन बाद में मैं तुझे पैसे दे जाऊँगा और ये मशीन ले जाऊँगा। ये होता है लीज फाइनेंसिंग। कुछ सामान गिरवी रख के आप एज ए सिक्योर करके उसको और पैसे लेके आ जाते हो, वो आ जाती है तुम्हारी लीज फाइनेंसिंग। तो देखो, एग्रीमेंट तो करोगे ना, क्योंकि मानो तुमने 50 लाख की मशीन लीज पे रख दी और 20 लाख तुम लेके आए हो, तो तुम्हारे 30 लाख रुपए ज़्यादा है। तो इन दैट केस आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि 5 साल बाद में मैं जब तुझे पेमेंट रिटर्न करूँगा तो मुझे सही सलामत हालत में मेरी मशीन चाहिए। देखो, लीज इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट where one party, that is the owner of assets, grant the other party to use the assets in return the periodical payment। क्या बोल रहा है लीज फाइनेंसिंग में, कि लीज फाइनेंसिंग एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, जहाँ पे ओनर, असेट्स का ओनर क्या करता है, ग्रांट करता है ये परमिशन किसको, सेकंड पार्टी को जिससे पैसे ले रहा है, कि आप इस असेट्स को यूज़ कर सकते हो फॉर ए पीरियडिकल पेमेंट। एक टाइम लिमिट भी दे देगा और पैसे भी लिमिट दे देगा। द पार्टीज पे अ फिक्स्ड पीरियडिकल अमाउंट कॉल्ड लीज फॉर यूजिंग द असेट्स। ये जो फिक्स पीरियडिकल अमाउंट हो गया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लीज बोलते हैं, फॉर यूजिंग द असेट्स। द ओनर ऑफ असेट्स इज कॉल्ड लेजर। ओनर को तो क्या बोलेंगे, लेजर, लेसर भी बोलते हैं कुछ लोग, तो मैं लेजर प्रोनाउंस करती हूँ इसको। एंड द अदर पार्टी हु कॉल द असेट्स इज कॉल्ड लेसी। लेसी है, लेजी नहीं है, LAZY नहीं है, ये आलसी हो, ये लेसी है। आगे है मेरिट्स। अभी इसकी मेरिट्स की फ़ायदे क्या है इसके लीज फाइनेंसिंग के।
लोअर इन्वेस्टमेंट, देखो इट इनेबल द लेसी टू एक्वायर द असेट्स विद लोअर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि देखो क्या है, मुझे असेट्स चाहिए थी, सामने वाले को पैसे चाहिए थे, मैंने उसको पैसे दिए, असेट्स ली, यूज ली 30 साल तक, बढ़िया, तो क्या हो गया, मेरे को इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ा, 50 लाख की मशीन खरीदनी नहीं पड़ी। आगे न्यू फॉर्मेलिटी, फ्यू फॉर्मेलिटीज, वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज एंड सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक इट ईजियर टू एक्वायर असेट्स थ्रू लीज फाइनेंसिंग। देखो कोई अपनी असेट्स तुम्हारे पास रख के जा रहा है तो तुम उसमें क्या है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हो, तुम सोचते हो अच्छा ठीक है 50 लाख की मशीन है, 20 लाख मांग रहा है, ओके, अगर नहीं भी देगा तो भी मेरे पास तो 50 लाख की मशीन तो बचती है। आगे आता है अपना नो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, देखो द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इज बोर्न बाय द लेजर, लेजर कौन है, मालिक है, अगर तुम्हारी मशीन खराब बीच में हो गई, चलना बंद हो गई, तो उसका जो भुगतान होगा वो कौन करेगा, लेजर करेगा भैया, मालिक करेगा, ठीक है। तो लेजर दिस अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू लेजी टू रिप्लेस द असेट्स, अब वो क्या है, असेट्स को जल्दी इजीली रिप्लेस कर लेगा। आगे आता है आपका लोअर टैक्स, देखो जाओ अगर भाई तुम्हारी इनकम 50 लाख हो गई है और तुम दिखा रहे हो मेरे 20,000 तो उधारी चल रही है, तो इन दैट केस क्या होगा तुम्हारा, पहले तो उसको उधारी को चुकाएगा, इनकम टैक्स भी बाद में लगाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा, टैक्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा लो हो जाता है। लीज रेंटल आर डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द लेजी बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स विच रिजल्ट इन लोअर टैक्स पेमेंट, परफेक्ट। आगे आते हैं अपन डीमेरिट ऑफ लीज फाइनेंसिंग, तो डीमेरिट्स क्या है इसकी, रिस्ट्रक्शन, भैया कोई आपके पास में अपनी असेट्स रख के जा रहा है ना, तो वो कुछ रिस्ट्रक्शंस भी लगा के जाएगा। रिस्ट्रक्शंस लाइक आप इस मशीन को ऐसे यूज़ नहीं करोगे, 10 घंटे तक कंटिन्यू ही नहीं चलाओगे, चेंज वेंज मत कर देना, बेच मत देना, तो थोड़ा सा रिस्ट्रक्शन हो जाता है। अ लीज अरेंजमेंट में इम्पोज मैनी रिस्ट्रक्शंस ऑन द यूज ऑफ द असेट्स, द लेजी मे नॉट बी एबल टू एल्टर और मॉडिफाई द असेट्स, अपनी मर्जी से नहीं लेजी उसको चेंज कर सकता है, रिस्ट्रक्शन लगा रखा है सामने वाले ने। नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रिन्यू नहीं हो रहा, मतलब बार बार में चेंज नहीं हो रहा, तो एक टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगा, रिस्क देने लग जाएगा। आगे आता है तुम्हारा नो ओनरशिप, द लेजी बिकम द ओनर ऑफ द असेट्स, लेजी क्या बन गया, असेट्स का ओनर बन गया, इट डिप्राइव हिम फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स, तो वो क्या करता है कि ओनरशिप तो मिली नहीं तो असेट्स को सेल कर नहीं सकता। हायर पे आउट, अ लीज कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशन इन कैश द assets is used for a long period of time or the assets is not useful। अब मान लो कि तुम्हारी assets है जो वो ख़राब हो गई है एक टाइम के बाद में, जैसे 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 साल बाद में मशीन ख़राब हो गई, तुम्हारे काम की नहीं रही है, तो अब तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, मतलब सामने वाला तो उतना ही पैसा देगा जितना उसने फिक्स किया था। अगर तुम उस असेट्स तुम्हारी यूज़ आ नहीं रही तो तुम्हारा पैसा तो क्या फंस गया ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर देखो क्या है, कॉमर्शियल पेपर इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, it is an unsecured promissory note issued by the firm to raise funds for a short period 92 days to 364 days। देखो कॉमर्शियल पेपर क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, थोड़े टाइम के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, कॉमर्शियल पेपर इशू कर दो। लेकिन एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, मतलब कि किसी पे सिक्योर्ड नहीं होता है, ऐसे नहीं है कि आप उसकी असेट्स तुम्हारे पास गिरवी रखी है ऐसा कुछ। तो अनसिक्योर्ड जब भी आएगा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा रिस्क तो है ही, लेकिन वो क्या है, अनसिक्योर्ड है, कोई भी असेट्स उसके ऊपर चार्ज नहीं है। ये शॉर्ट टर्म फंड के लिए आप इशू करते हो, देखो ये क्या है, कितने दिन के लिए, मतलब मिनिमम 92 डेज और मैक्सिमम 364 डेज, विद इन 1 ईयर में ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इट कैन बी इशू बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, एक फर्म दूसरे फर्म को भी क्या ये इशू कर देती है, जैसे बैंक वगैरह होते हैं ये सब। द कंपनीज दैट हैव गुड क्रेडिट स्कोर कैन इशू कॉमर्शियल पेपर, जिस कंपनी का अच्छा क्रेडिट स्कोर है वही कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, ऐसे नहीं हर कंपनी आके इशू कर रही है। आगे देखो आप मेरिट्स ऑफ कॉमर्शियल पेपर, तो उसके मेरिट्स क्या क्या है, अनसिक्योर्ड सोर्स है, मतलब कि तुम्हारी एसेट्स तो क्या है फ्री है, बाद में फ्यूचर में काम में ले लेना, अभी तो तुम्हारी असेट्स तो ऐसे है नहीं कि असेट्स लेके कोई चला गया और पैसे देके चला गया, असेट्स भी रखी है पैसे भी आ गए। तो कॉमर्शियल पेपर ऑन अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो देयर इज नो चार्ज ऑन द असेट्स, असेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। द असेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज फॉर राइजिंग लोन वोन के लिए तुम बाद में फिर यूज़ में ले सकते हो अपनी असेट्स को। आगे है लो कॉस्ट ऑफ इशू कॉमर्शियल पेपर इज़ लो एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन टेकिंग लोन लेने में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर तुम कॉमर्शियल पेपर इशू कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी कॉस्ट क्या थोड़ी कम हो जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट, कंपनी कैन इन्वेस्ट देयर एक्सेस मनी इन कॉमर्शियल पेपर एंड कैन
कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। अब मान लो तो कि मैं हूँ, मेरे पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैंने दूसरी कंपनी का कॉमर्शियल पेपर परचेज कर लिया, एज ए सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मिलता रहे, तो ये क्या इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि रिटर्न में अब इनको क्या है अमाउंट मिलता रहेगा। लेकिन अब वही बात कि एक कॉइन है तो उसके दोनों तरफ के साइड्स हैं, टेल भी है, हेड भी है, मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। तो अब डीमेरिट देखो आप कॉमर्शियल पेपर के, भाई नई नई फर्म आई है ना, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है, तो नई फर्म के लिए तो आफत हो जाती है पैसे लाना। ओनली फाइनेंशियल साउंड एंड हाई रेटेड फर्म्स कैन इशू कॉमर्शियल पेपर एंड रेज मनी। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर न्यू फर्म्स एज देयर गुडविल इज़ वेरी लो। अभी आई तो है, हमें क्या पता कैसी कंपनी होगी, तो नई फर्म के लिए खराब रहती है। आगे लिमिटेड कैपिटल, द साइज ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर इज लिमिटेड। मतलब क्या है, एक लिमिटेड टाइम हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द फंड्स अवेलेबल विद द सप्लायर। फंड्स क्या है, लिमिटेड हो जाते हैं। आगे डिफिकल्ट टू एक्सटेंड मैच्योरिटी पीरियड, कॉमर्शियल पेपर हैव सर्टेन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज टू एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज नॉट पॉसिबल। ये जो एक्सटेंड मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, इसका एक्सटेंड नहीं होता, मतलब विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करनी है तो करनी है। ऐसे नहीं कि तुम नई ब्याज ले लो पैसे और आगे दे दो और टाइम दे दो, नहीं टाइम नहीं दिया जाता, आपने पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आता है तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट, और उसके बाद में तुम्हारा लास्ट चल रहा है पब्लिक डिपॉजिट। देखो पब्लिक डिपॉजिट क्या है, पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर डिपॉजिट्स। ये क्या है, एक अनसिक्योर डिपॉजिट्स हो गए हैं इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक ने से जो आपने, मतलब आपने क्या किया, आपने डाल दिया कि FD टाइप का समझ लो तुम, कंपनी ने कह दिया कि पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ये अनसिक्योर, कि पब्लिक में आपने प्रोस्पेक्ट डाल दिया कि हमें कंपनी को पैसा चाहिए तो पब्लिक अपना डिपॉजिट करवा दे हमें थोड़ा बहुत फंड, और हम उसको क्या करते रहेंगे, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करते रहेंगे, तो वो होता है तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर डिपॉजिट इन्वाइटेड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से इन्वाइट करके आपने पैसा ले लिया। ए कंपनी विशिंग टू इन्वाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेसेस एंड एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में डाल देती है कंपनी के हमें पैसे चाहिए, और पब्लिक वहाँ से उसको ले लेती है। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी। कोई भी पब्लिक, कोई भी पर्सन इसको ले सकता है और कंपनी में पैसे डिपॉजिट करवा सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर यूजुअली हायर देन बैंक डिपॉजिट। तो अब देखो कंपनी है, पैसे ले रही है पब्लिक से, तो भाई उसको बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी तो लोग उसके अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे। अब मेरिट्स देखो आप पब्लिक डिपॉजिट के, सिंपल प्रोसीजर क्या है, सिंपल, पेपर में छाप दिया मुझे पैसे चाहिए, पब्लिक ने जमा करवा दिया। द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इज सिंपल एज देयर इज नो नीड टू गेट लिस्टेड एनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। मतलब आप जैसे अगर आप शेयर इशू करते हो, जो कि आप आगे पढ़ोगे, तो उसके अंदर एक लंबी प्रोसीजर होती है, पहले अपना रजिस्टर्ड करवाओ, उसके बाद में इशू करो। पब्लिक डिपॉजिट के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। आगे नो सिक्योरिटी, वही सेम चीज़ कि किसी भी कंपनी की असेट्स के ऊपर वो चार्ज नहीं है। आगे इकोनॉमिकल, ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व्स वेरी लेस कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, बहुत लेस है। कंपनी नीड नॉट स्पेंड मनी ऑन इशूइंग प्रोस्पेक्ट्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसकी आती नहीं है, जैसे डिविडेंट वगैरह। फिर रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, ये तो तुम सब में डाल दिया करो, मेरिट तो सबका ही है, जब तक उधार पैसा चल रहा है तब तक उस पर टैक्स लगेगा नहीं। आगे नो इशू ऑफ कंट्रोल, अब पब्लिक डिपॉजिट जैसे शेयर होल्डर हैं वो तो मैनेजमेंट में हिस्सा लेने के कैपेसिटी होती है उनकी, एबिल मतलब देना पड़ेगा आपको ये राइट, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट के अंदर आपने राइट नहीं देना कि तुम कंट्रोल करो वगैरह वगैरह। फिर अब देखो डीमेरिट्स, लिमिटेड अमाउंट, आपने पब्लिक से क्या है पैसा कितना मिलेगा, लिमिटेड ही मिलेगा। अनसर्टेनिटी मतलब पैसा मिल भी जाए ना भी मिले, मतलब ज़रूरी नहीं है हर पब्लिक तुमने डिमांड की और पब्लिक उठा के तुम्हें पैसे दे देगी अपना। तो पब्लिक डिपॉजिट आर एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस का अनसर्टेन सोर्स है। ड्यूरिंग डिप्रेशन वो दिमाग वाला डिप्रेशन नहीं, मतलब मंदी का टाइम पे चल रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट बहुत डाउन होता है, तो इस टाइम पे भाई रिस्क है, वहाँ पे कोई भी पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। नो सूटेबल फॉर न्यू कंसर्न, अब कोई नई कंपनी आई है वो कहती है मुझे पैसा चाहिए, कौन देगा, नहीं देंगे, अब अंबानी मांगेगा तो हम दे देंगे। अब कोई ऐसी कंपनी आ जाए हम जानते ही नहीं है तो उसको हम कोई भी पब्लिक नहीं देगी, तो नई बिजनेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। आगे देखो तुम, एक मिनट, ये रहा इक्विटी शेयर्स।
अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर क्या क्या है, इसका थोड़ा सा आप बस मीनिंग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप इसकी सारी डेफिनेशंस देख लेंगे। इक्विटी शेयर क्या है? द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। जो कंपनी की कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? शेयर्स। द मनी रेज्ड बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। अब दो टाइप के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस मतलब नाम ही पता चल रहा है, इसको हम पहले प्रीफर करेंगे, अगर आपने प्रॉफिट देना है पहले प्रेफरेंस शेयर को दोगे। तो ये क्या हो गया है कि इक्विटी शेयर दो टाइप से कंपनी इशू कर रही है, तो पहला तुम्हारा इक्विटी शेयर, दूसरा है तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेना है तो इक्विटी शेयर ही इशू कर देती है। द कैपिटल ऑब्टेनिंग बाय इशूइंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आपने कैपिटल कहाँ से ऑब्टेन की है? प्रेफरेंस शेयर से, तो इसके अंदर आ जाएगी। दे इंजॉय टू प्रेफरेंशियल पोजीशन और इक्विटी शेयर होल्डर। इनको क्या दो राइट ज़्यादा मिलते हैं इक्विटी शेयर से। कौन कौन से? राइट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट लिक्विडेशन। ये क्या बोल रहे हैं कि तो डिविडेंड पहले मिलेगा और एक जब बंद होएगी ना कंपनी तो पहले प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की पेमेंट होएगी, इक्विटी की बाद में होगी। इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस चैनल और दिस वीडियो एंड lectures, then please do subscribe and like the video. Okay, bye.